हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से प्यारे से चैनल में, इस परिवार में, टीम फिजिक्सिया में। एज़ पर प्रॉमिस 5 जून को एक लाइव क्लास होनी थी जो कि 1 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसे वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल का आज ये पहला लेक्चर है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड पहला कंटेंट आपको शेयर किया जा रहा। मैं चाहूँगा सभी बच्चों के बेनिफिट की बातें हैं और विशेष करके शुरुआत के 8 से 10 सेशंस इसीलिए हैं ताकि हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखें, उसका चित्रात्मक वर्णन हमारे दिमाग में आए, उसका एक फिगरिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे ब्रेन में आए। क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग में इमेज बनने में जो कमी आती है, बेसिकली जो बच्चे शुरू से फिजिक्स सीख रहे हैं उनके लिए विशेष करके लाभकारी लेक्चर है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर हमारे दिमाग में इमेज नहीं बन पा रही तो उसमें हेल्प करेंगे ये सारे लेक्चर आपके। इसके बाद हम लोग बेसिक मैथ्स के सेशन करेंगे, फिर पर डे 1 कॉन्सेप्ट, 1 एग्जाम्पल, 1 PYQ, इस पर चलेंगे और फिर सबसे लास्ट में सबसे हैवी और अच्छे लेंदी क्वेश्चंस की सीरीज जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा। तो मूवी का इंटरेस्ट तभी आएगा आपको जब आप मूवी पूरी देखें, तभी आपको उसके क्लाइमेक्स का मजा आएगा। सो इसी तरीके से आप इस चैनल का अगर हिस्सा हैं, नहीं भी हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके हिस्सा बने और आपको इंटरेस्ट लास्ट तक के लेक्चर में तभी आएगा जब आप लैंग्वेज से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आइए आज पहली स्लाइड में मैकेनिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे रेस्ट एंड मोशन इन फिजिक्स, बहुत टाइम नहीं लूँगा, 15 मिनट है टोटल लेक्चर। जैसे रेस्ट एंड मोशन, तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे रेस्ट पर है। जैसे मकान, घर, पेड़, ये सभी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ये कंप्लीट रेस्ट पर है। अच्छा, इसमें कुछ मोशंस हो सकते हैं, जैसे ये वाइब्रेट कर सकता है ना, इसमें कुछ पत्तियां हिल डुल सकती हैं, तो मूवमेंट कैन बी देयर। बट मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा। अब यहाँ से एक टर्म और रिलेट किया जा सकता है जिसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। हिंदी भाषा में इसे जड़त्व भी कहते हैं। मतलब कहने का, यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी मास है, सो इट्स अ नेचर, ये प्रकृति का नियम है कि हर वो चीज़ जिसमें मास है उसमें इनर्शिया होगा ही होगा। इनर्शिया का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ये अपनी करंट स्टेट को चेंज कर ही नहीं सकता, खुद से नहीं चेंज कर सकता। अगर चेंज करना है तो आपको इस पर एक एक्सटर्नल बाहर से फोर्स यानी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो स्थिति का समय के साथ साथ ना चेंज होना, राइट, ये रेस्ट की कंडीशंस हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो हम इसे रेस्ट पर कहेंगे। और हर वो बॉडी जिसके पास मास है उसमें इनर्शिया कंफर्म होगा, मतलब ये अपनी स्टेट, अपनी वर्तमान अवस्था खुद से नहीं बदल सकते। अगर आपको इनकी स्टेट चेंज करनी तो बाहर से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इनर्शिया का मतलब जड़त्व से है, आलस्य से है, ये जैसा है वैसा रहना चाहता है। नाउ देयर इज अ वन मोर थिंग, वन मोर फोटो, जैसे आप देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे दौड़ रहे हैं, तितली का उड़ना, तो इन सभी कंडीशंस पर देयर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तितली कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो यदि अवस्था में, यदि पोजीशन में चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे कहेंगे कि हाँ ये कंडीशन ऑफ मोशन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ भी इनर्शिया होगा, बट यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है और यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन है। जो रुका है वो रुके रहना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। NLM में हम लोग विशेष कर पढ़ते हैं। और जो चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहता है, दौड़ते रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई ब्रेक ना लगे, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल एफर्ट ना लगाया जाए, राइट। नेक्स्ट इज, अगला पहुंचते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पर ध्यान से देखिए। तो एक टर्म और आता है एक्सेलरेशन, है ना। तो सबसे पहले तो समझे कि हर चलने वाले की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, और स्पीड यानी कि रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और उस रफ्तार में अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं, उसे वेग कहते हैं। तो हर वो पर्सन जो दौड़ रहा है, चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ रफ्तार है, और रफ्तार किस डायरेक्शन पर है ये सोचकर अगर सेंटेंस कहा जाए मतलब वेलोसिटी का जिक्र है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी साइकिल राइडर का 0.01 सेकंड पर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड था, नेक्स्ट 0.02 सेकंड पर, मतलब कुछ सेकंड्स बाद, माइक्रो सेकंड्स बाद, या कह सकते हैं सेंटी सेकंड्स बाद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर थोड़े से और टाइम बढ़ने के साथ स्पीड और बढ़ गया, फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा, स्पीड और बढ़ गया, फिर टाइम और बढ़ा, स्पीड और बढ़ गया। तो कहने का मतलब, यदि कोई अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज करता चला जा रहा,
कोई अपनी वेलोसिटी इंप्रूव करता चला जा रहा, मतलब वो अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा रहा, या तो एक्सेलरेटर दबा रहा है और या तो पैडलिंग की स्पीड तेज करता चला जा रहा, जिसकी वजह से उसकी साइकिल, उसका गाड़ी स्पीड अप हो गया है। और स्पीड अप होना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर, किसी निश्चित दिशा पर स्पीड पकड़ना, गेन करना, ये आपके एक्सेलरेशन की पहचान है। नाउ अब एक चीज ये भी समझनी है यहां पर कि जैसे इस फोटो में, इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए जैसे इन्होंने 0.01 लिखा है, तो टाइमर एक्चुअली ऐसे लगे हैं कि यहाँ मिनट लिखा जाना चाहिए था। जैसे ये मिनट है तो मिनट में से सेकंड्स का रिप्रेजेंटेशन है, 59 सेकंड के बाद ये 1 मिनट हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी स्टॉप वॉच का फोटो है। स्टॉप वॉच में ध्यान से देखेंगे तो स्टॉप वॉच में अभी 1 सेकंड हुआ है, ये दूसरे सेकंड का फोटो है, ये तीसरे सेकंड का फोटो है। तो कहने का सेंस, अब ध्यान से देखें तो स्टॉप वॉच में एक एक करके सेकंड बढ़ता जा रहा और साइकिल वाला स्पीड गेन करता चला जा रहा। ध्यान से देखें तो हर 1 सेकंड में स्पीड में 1 का परिवर्तन है, हर 1 सेकंड के इंटरवल में स्पीड में भी 1 का फायदा है। इसका मतलब साइकिल राइडर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट हो रहा है। डेफिनेशन के तौर पर, परिभाषा के तौर पर एक्सेलरेशन को पढ़ाया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कैसे बदल रही है समय के साथ साथ, यही एक्सेलरेशन कहलाता है, राइट। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करने वाला फैक्टर है। कभी कभी चित्रों में ऐसा मिल सकता है कि वेलोसिटी फॉरवर्ड है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। तो जिस किसी फोटो में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल, मतलब अपोजिट दिख जाएं, सो दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सेलरेशन, इट्स अ केस ऑफ रिटार्डेशन। ये मंदन की स्थिति है, वेलोसिटी समय के साथ साथ कम होती चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि एक्सेलरेशन दरअसल आपको पूरी फिजिक्स में 2 प्रकार का तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ट्रांसलेटरी मोशन है, सीधे रास्ते पर चलना है, सरकना है, तो लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर ऑब्जेक्ट किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा, पंखे का घूमना, हमारा धागे से पत्थर बांध करना चाहना, ये सब एंगुलर एक्सेलरेशंस के पिक्चर है बेटा। गेटिंग द पॉइंट। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन 2 प्रकार का, लीनियर अगर ट्रांसलेशन का फोटो है और एंगुलर अगर घूमने वाला फोटो है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। अब इस चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है कि जैसे आप स्पीड पकड़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये सारे काम बच्चों एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन के पापा का नाम फोर्स है। मतलब फोर्स ही वो फैक्टर है दरअसल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो समझे कैसे बच्चों, फोर्स का मुख्य उद्देश्य होता है चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, अवस्था, वस्तु की वर्तमान अवस्था में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे आपको पहली फोटो याद होगी घर वाली, पेड़ वाली, कि अगर आप उनकी रेस्ट कंडीशन में कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू मेक एफर्ट, आपको प्रयास करना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। तो चेंज इन स्टेट लाना ये कैसे पॉसिबल है? जैसे रुके को चला दो, चलते को रोक दो, स्पीड बढ़ा दो, स्पीड घटा दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये सारे काम आपका फोर्स कर सकता है, इनफैक्ट करता है, राइट। अब ये समझना है कि मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड लेवल में किसी हैवी से बक्से को कोई बच्चा अगर पुश कर रहा है, हालांकि इसको ग्राउंड से सपोर्ट मिलना अनिवार्य है, क्योंकि ग्राउंड में इसके बीच में जो कांटेक्ट है उसकी मदद से ये अपने पैरों से जमीन को दबाकर ही सपोर्ट ले पाएगा। तो जमीन को दबाएगा, जमीन को प्रेस करेगा, नीचे की तरफ होगा प्रेसिंग एक्शन, इसे रिस्पॉन्स में मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। वो एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ बैलेंस हो जाएंगे, तभी जमीन पर टिक पाएगा, अपनी मस्कुलर ताकत से धक्का लगाएगा और फिर कहीं जाकर ये बक्सा स्लाइड होना शुरू होगा। अच्छा, इससे पहले कि बक्सा स्लाइड हो, हमें ध्यान देना इस बात पर कि बक्सा मास वाला है, बक्से का एक निश्चित मास है, मटेरियल है, कुछ किलो का है। मास का सेंस होता है मैटर से, मटेरियल से, कि हाँ भाई बक्से में कुछ मटेरियल है। और हर वो चीज़ जिसमें मास है, मटेरियल है, मैटर है, वो थोड़ा सा स्पेस लेगी, कुछ जगह घेरेगी, जिसे हम लोग वॉल्यूम से नापा जा सकता है। इसे हम लोग वॉल्यूम के अंतर्गत पढ़ते हैं। कोई कितनी जगह घेर रहा है भाई, देखिए जिसमें मास है वो जगह घेरेगा, स्पेस लेगा, यानी उसका कुछ वॉल्यूम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसकी कुछ ना कुछ पैकिंग डेंसिटी होगी। पैकिंग डेंसिटी का मतलब बच्चों, पैकिंग डेंसिटी का बेसिक मतलब है कि ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इतने स्पेस में मटेरियल कितना ठूस ठूस कर भरा गया है। जैसे स्पंज की बात करें तो बहुत कम डेंसिटी वाला होता है, आयरन की बात करें अच्छी डेंसिटी का होता है। तो कहने का मतलब जैसे किसी मटेरियल में अगर मास है, मैटर है, तो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, मींस वॉल्यूम लेगा, और उसका कुछ ना कुछ मटेरियल फिलिंग होगा। डेंसिटी के हिसाब से उसको जज किया जाएगा। उसकी पैकिंग कैसी है, ठोस है, कम ठोस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ये सब डेंसिटी डिसाइड करेगा। अच्छा, इन्हीं दोनों की वजह से
जो मास का जनरल फार्मूला है दैट इज मास बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। भाई मास एक ऐसी चीज है जो दोनों पर एक साथ डिपेंड करती, इसलिए मास का फार्मूला वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, राइट। अब इसमें चित्र के माध्यम समझाएगा कि बच्चा अगर इस बॉक्स को फॉरवर्ड पुश करेगा तो इसका मोशन भी फॉरवर्ड होगा। भाई जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, उधर ही स्पीड पकड़ी जाएगी, उधर की ही तरफ स्टेट चेंज होगा। ये बात अलग है कि जमीन पर एक नए प्रकार की चीज आपको देखने की मिलेगी। वो क्या है कि जब दो वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट बन जाता है तो कांटेक्ट जिन सरफेसेस के बीच में होता है वो सरफेसेस एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और रगड़ खाने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में रहने के साथ साथ अगर ये सरफेस फॉरवर्ड जाना चाहती है तो जमीन से इसको मिलने वाला जो कांटेक्ट फोर्स है इसे फॉरवर्ड बढ़ने से रोकेगा, फॉरवर्ड बढ़ने का विरोध करेगा और उसे ही फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन डायरेक्शनलेस होता है, आप आगे धक्का लगाओगे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, आप पीछे धक्का लगाओगे फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन कुल मिलाकर दो सतहों के बीच, दो सरफेसेस के बीच हो रहे रिलेटिव मोशन को सरकने को रोकने की कोशिश करता है, पकड़ को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, ये भी एक छोटा सा फोर्स का एग्जांपल है बट इसमें समझाया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी पोल से स्प्रिंग बांधकर एक मास को हैवी एफर्ट के साथ खींचा जाए तो भैया जहां फोर्स मास में लगेगा कन्फर्म है कि एक्सेलरेशन आएगा। जब भी कभी मास वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उस पर एक्सेलरेशन आएगा। ऐसा हम लोग न्यूटन साहब के सेकंड लॉ के अंतर्गत पढ़ते भी हैं। अब आपने एक प्रकार का एफर्ट लगाकर मान लीजिए इसे खींचा तो स्प्रिंग गई खुल, स्प्रिंग गई खिंच। अच्छा, स्प्रिंग जब खींचेगी तो ये रिकवरी करने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग का तो टेंडेंसी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग एक प्रकार की इलास्टिक डिवाइस है, रबड़ बैंड जैसी। तो यदि आपने किसी स्प्रिंग कनेक्टेड मास को एफर्ट लगाकर खींचा तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब रिकवर करने की कोशिश करेगी, इसकी प्रकृति है, ये इसकी इलास्टिसिटी का नेचर है। तो ऐसे फोर्सेस को रिस्टोरिंग या रिकवरी फोर्सेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अगले पॉइंट पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फैबुलस टर्म, मोमेंटम। मोमेंटम को ऐसे समझिए कि अगर किसी मटेरियल, किसी बॉडी के पास मास है और मास के साथ साथ अगर उसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी है तो ओनली मास इज मास, ओनली ऑब्जर्वेशन की ऑब्जेक्ट चल रहा है इज वेलोसिटी। बट अगर मास और वेलोसिटी को संग संग देखा जाए तो इट इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी की कंबाइंड इंफॉर्मेशन मोमेंटम। मोमेंटम को समझने का बेहतर तरीका आप मोमेंटम ट्रांसफर को समझिए। कैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना कुछ मास है, इसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी है। अब इस पर जैसे ही आप एफर्ट लगाएंगे, जैसे आप मान लीजिए आपने इसको खींचा, फोर्स लगाकर खींचा, इसके बाद छोड़ दिया, जैसे ही आप छोड़ेंगे ये आएगा और इस वाले पेंडुलम से जब टकराएगा तो ये अपनी जिस प्रॉपर्टी को इसे ट्रांसफर करेगा, जो मतलब कह सकते हैं जो भी इसके पास वो क्या है जो ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज मोमेंटम। कि जब बॉडी को एफर्ट के साथ छोड़ दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति पे, बॉडी को एफर्ट के साथ अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति पर बॉडी खींचेगी, खींचने के बाद जैसे छूटेगी तो मास भी है और वेलोसिटी भी है, जाएगा, इससे टकराएगा। जब टकराएगा तो ये अपना मोमेंटम इसे ट्रांसफर करेगा, राइट। अब ये भी अपना मोमेंटम आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में परफेक्ट इलास्टिक बॉल का इस्तेमाल पसंद करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है टक्कर होते ही मोमेंटम चट से इससे इस पर ट्रांसफर, मोमेंटम फिर इससे इस पर ट्रांसफर, इससे इस पर ट्रांसफर, इससे इस पर ट्रांसफर, और एट द लास्ट आप देखेंगे कि ये तो यहां स्टिक कर जाएगा, ये बाउंस कर जाएगा। अच्छा, रीजन सब अलग थलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि यहां नजदीक नजदीक होने की वजह से मोमेंटम ट्रांसफर का फिनोमेना इतना जल्दी जल्दी हुआ कि भगने का मौका सबसे लास्ट वाले को मिल पाया, क्योंकि इसके इधर स्पेस पड़ा है। ये सब टकराएंगे बट अगल बगल मास होने की वजह से भग नहीं सकते। तो हमने किसी बॉडी पर जिस पर मास था उसको खींचकर वेलोसिटी दी और वेलोसिटी की वजह से आया, टकराया, आपस में टक्कर की वजह से मोमेंटम इससे इस पर ट्रांसफर हुआ, टक्कर की वजह से इससे इस पर ट्रांसफर हुआ, इससे इस पर ट्रांसफर हुआ, और ये इस मोमेंटम के साथ यहाँ हवा में उड़ जाएगा। मोमेंटम को और बहुत अच्छे से समझा जा सकता है ट्रांसफर एंड कंजर्वेशन से। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे बिफोर कोलिजन की अगर बात करूँ तो एक फुटबॉल, एक वॉलीबॉल से एक मोमेंटम, मतलब एक फुटबॉल को हैवी मास, हैवी वेलोसिटी के साथ रिलीज किया गया, मतलब ये मोमेंटम कैरी कर रही। मोमेंटम ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, हम उसका आभास कर सकते हैं कि इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब ये मोमेंटम लेकर आई और किसी रेस्ट कर रही बॉल से टकराई। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी शून्य है। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है मोमेंटम बराबर मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी।
तो यदि वेलोसिटी को शून्य कर दोगे तो मोमेंटम भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि बॉल रेस्ट पर है। तो मोमेंटम वाली बॉल आई और इस वॉलीबॉल से टकराई। टक्कर के बाद क्या हुआ? द कोलिजन ट्रांसफर मोमेंटम फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू सेकंड बॉल। कोलिजन के दौरान, टक्कर के दौरान पहली वाली से मोमेंटम दूसरी वाली को ट्रांसफर हो गया। अब कई संभावनाएं बनती हैं। ये बॉल आगे चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। ये बॉल टप्पा खा के बाउंस बैक कर सकता है। इसके पास मोमेंटम इतना हैवी था कि इसने ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी चला आगे और ये भी बिना रुके आगे चलता जाए। ऐसे कई सारे पिक्चर्स पॉसिबल, राइट। अच्छा, अगर ये आइडेंटिकल साइज के हैं, बिल्कुल बराबर साइज के, और इनके बीच होने वाली जो टक्कर है वो पूर्ण प्रत्यास्थ है, परफेक्ट इलास्टिक है, तो यह भी हो सकता है कि पहले वाली बॉल मोमेंटम लेकर आए और टप्पा खाने के बाद अपना सारा मोमेंटम दूसरे को दे दे और खुद जीरो हो जाए। तो जो जिन चीजों का लेन देन चल रहा है, जिसकी वजह से मोशन पॉसिबल है, या मोशन करती वस्तु को देखते वक्त जो फील आता है, दैट इज मोमेंटम। एंड एट द लास्ट वी हैव some different kind of energies we are discussing here। अंत में हम लोग बच्चों थोड़ी सी एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एनर्जी असल में है क्या? एनर्जी ही इस मैकेनिक्स का जनक है। एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट पर, एनर्जी जिसके पास एनर्जी है वो फोर्स लगाने में सक्षम है। जो फोर्स लगा सकता है उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और जिनमें एक्सेलरेशन है उनमें वेलोसिटी का परिवर्तन होगा। और वेलोसिटी के परिवर्तन को, अब इसको रिवर्स प्रोसेस में पढ़ोगे तो ऐसे भी कह सकते हो, वेलोसिटी में चेंजेस हैं तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का कॉज फोर्स है, और फोर्स वही बॉडी लगा सकती है जिसके पास एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारी वैरायटी है। जैसे मशीन्स के पास होती है मैकेनिकल एनर्जी, मशीन्स के पास, स्क्रू के पास, खींचे हुए तार के पास, रबड़ बैंड के पास मैकेनिकल एनर्जी। फिजिक्स की दूसरी ब्रांच की बात करें तो हीट की वजह से डेवलप होती है थर्मल एनर्जी, जिसे टेम्परेचर नापने वाले थर्मामीटर से नापा जाता है। इसके बाद आइंस्टाइन साहब की बातों को सत्य करता हुआ इक्वेशन है एनर्जी मास कंजर्वेशन, दैट इज E बराबर डेल्टा mc²। उसके प्रिंसिपल पर काम करने वाले ये आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की जाती है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में करके वहाँ से पानी को गर्म करना, फिर गर्म पानी की भाप से टरबाइन चलाना, जनरेटर चलाना, बिजली पैदा करना, ये सारे काम। देन इसके बाद आप सूखे चूने में, CaCO3 में, सूखे चूने में अगर पानी ऐड करते हैं, फ्रेश लाइम, तो आप देखेंगे खूब सारा गरम गरम आभास होता है आपको, तो दैट इज हिडन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। देन इसके बाद हमारे साथ जो हमारा ऑरा कनेक्टेड है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आपके फोन्स के आसपास जो वेव आती हैं, कैरियर वेव आती हैं, सिग्नल्स आते हैं, नेटवर्क आते हैं, है ना, वाईफाई सिंबल आता है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कैटेगरी है। अदृश्य है बट उसका प्रभाव है, बिल्कुल ईश्वर के जैसा। सोनिक का मतलब सुनने वाला, सुनाई देने वाला, साउंड से संबंधी है। तो जब भी कभी किसी पर्सन के पास उसके कानों में कोई साउंड जाए और कोई इफेक्ट क्रिएट, देखिए एनर्जी के साथ एक अच्छी बात है, अगर एनर्जी है तो आपको उसका कोई ना कोई इफेक्ट दिखेगा। सुनने में जो एनर्जी दिखाई, जो सुनने में जिस एनर्जी का एहसास हो रहा है, दैट इज एक्चुअली सोनिक एनर्जी। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम वाली, सोनिक सुनाई देने वाली 20 से 20,000 ह्यूमन बींग्स के लिए, और अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी। इसके बाद जैसे ही किसी, या न्यूटन साहब की बातों का जनक एक प्रकार से देख सकते हैं कि पेड़ से गिरने वाला एप्पल ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से, या ग्रेविटेशनल एफर्ट, ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। तो जब भी कभी अर्थ के सरफेस से किसी हाइट वगैरह का डिस्कशन होता है, तो दिस इज एक्चुअली अर्थ की सरफेस से, मान लीजिए किसी हाइट वगैरह का डिस्कशन होगा, तो ऐसे पार्ट ऑफ एनर्जी को हम लोग बच्चों ग्रेविटेशनल एनर्जी कहेंगे। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी इज बेसिकली अर्थ जैसी सरफेस से किसी हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद जो बॉडी मूवमेंट कर रही है, दौड़ भाग कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला हाफ ऑफ mv²। किसी की अगर कोई हाइट है, कोई पोजीशन है, यहाँ भी कह सकते हो पेड़ की डाली की पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी। इस बॉल की एक हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड द लास्ट इज एटॉमिक लेवल पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन, आदान प्रदान में जो एनर्जी का अमाउंट नीडेड होता है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैकेनिक्स लेक्चर 1 में मैं समराइज कर दूं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जल्दी से, फटाफट से। सबसे पहले हमने समझा कि जो रुका है वो रेस्ट है, जो मूविंग है मोशन है। रेस्ट और मोशन दोनों से कनेक्टेड एक टर्म है, बड़ा कॉमन टर्म है, नाम है इनर्शिया। जो जैसा है वैसा रहना चाहता है, यही इनर्शिया है। नेक्स्ट इज किसी भी बॉडी का एक निश्चित डायरेक्शन पर स्पीड पकड़ना, स्पीड घटाना, बढ़ाना, वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आना, ये एक्सेलरेशन का खेल है। सीधे रास्ते पर है तो लीनियर, और अगर गोल गोल घूमने का खेल है,
एक्सेस के अबाउट रोटेट होने का खेल है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इस बात का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी में प्रति सेकंड 1 का चेंज आएगा। नेक्स्ट इज, अगर किसी बॉडी पर मास है, मास के साथ साथ वॉल्यूम भी होगा, डेंसिटी भी होगा, बॉडी पर एफर्ट लगाओगे, एफर्ट को फोर्स कहते हैं। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट चेंज का मतलब रुके को चलाना भी फोर्स का काम है, चलते को रोकना भी फोर्स का काम है, स्पीड बढ़ाना भी फोर्स का काम है, घटाना भी फोर्स का काम है, डायरेक्शन चेंज होना भी फोर्स का काम है। इन सब के लिए फोर्स चाहिए। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग की मदद से रिकवरी या रिस्टोरिंग फोर्स की थोड़ी सी व्याख्या की है। और याद रखिएगा, जब भी किसी मास वाली बॉडी पर आप एफर्ट यानी फोर्स लगाओगे तो कन्फर्म है कि बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। मोमेंटम एक बहुत अच्छा प्यारा सा टर्म है। जैसे इसमें समझाने की कोशिश की गई थी कि किसी बॉडी को खींच कर अगर छोड़ दिया जाए तो मास और वेलोसिटी के संग टक्कर करेगी, टक्कर के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी इनविजिबल अदृश्य रूप में ट्रांसफर होती चली जाएगी, बस वही मोमेंटम है। देन इसके बाद हमने ये भी समझाने की कोशिश की बच्चों कि हैवी मोमेंटम वाली बॉल किसी रुकी बॉल से टकराए तो हो सकता है अपना मोमेंटम इसे ट्रांसफर कर दे, खुद रुक जाए और ये मोमेंटम के साथ चल दे। देन इसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आपसे अपील है कि आप भी फिजिक्स में अगर कोई टर्मिनोलॉजी किसी पर्टिकुलर चैप्टर की पूछना चाहते हैं, मैकेनिक्स में है तो सारे लेक्चर, लाइट अलग पढ़ाएंगे, लाइट की टर्मिनोलॉजी 15 मिनट में और बताएंगे, हीट अलग, तो फिर भी अगर आप मैकेनिक्स में किसी टर्म से आप कंफ्यूज रहते हैं जिसका इमेज आपके दिमाग में नहीं बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स पर आराम से उस वर्ड को छोड़िएगा, सीरीज से कनेक्ट रहिए। छोटे छोटे टर्म की मैकेनिक्स पार्ट 2 की व्याख्या लेकर मैं आऊँगा, इसी के बाद बात करेंगे। धन्यवाद।